सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मित्रों, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका टॉपिक चल रहा था। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हम लोग विशेषताएं पढ़ चुके थे और आज शुरू करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। सभी मित्र एक बार मिलकर बोलेंगे राधे राधे, और इन्हीं राधे राधे शब्दों के साथ शुरू करने जा रहे हैं मित्रों अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ेंगे मित्रों। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है मित्रों, द से दक्षिण होता है, द से दक्षिण होता है, द से दो होता है, द से दक्षिण होता है, द से दो होता है, द से दक्कन का पठार होता है, द से दो होता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे? दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। द से दक्षिण होता है, द से दो होता है, तो कितने पार्टों में? दो पार्टों में। द से दक्कन का पठार होता है, द से दक्कन का पठार। तो दूसरा पार्ट क्या होगा? दक्कन का पठार। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार के बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे तो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर लेगा या उसके पास विद्या का ज्ञान होना जरूरी है? तो विद्या का ज्ञान होना जरूरी है मित्रों। ऐसा वैसा व्यक्ति ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। विद्या का ज्ञान होना जरूरी है, तो विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र, इसे दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है मित्रों, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को सबसे पहले कितने पार्टों में? दो पार्टों में। द से दक्षिण होता है, द से दो होता है, द से दक्कन का पठार होता है। दक्कन के पठार का ज्ञान अर्जन करेंगे तो ऐसा वैसा व्यक्ति करेगा या जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास विद्या होगी वो अर्जन करेगा। तो विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया इसे? तो हमने इसे दो पार्टों में डिवाइड किया मित्रों, दक्कन का पठार और दूसरा विंध्य कगार क्षेत्र। अब पहला आपका विंध्य कगार क्षेत्र। तो विंध्य कगार क्षेत्र का मतलब होता है मित्रों, विंध्य का मतलब विंध्य और कगार का मतलब होता है किनारा। कगार का मतलब होता है किनारा और क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र, यानी विंध्याचल पर्वत के किनारे का क्षेत्र। विंध्याचल पर्वत के किनारे का क्षेत्र, यानी यहां पर मित्रों आपका जो विंध्याचल पर्वत है यह है, और दूसरी साइड में इसी विंध्याचल पर्वत जो है इसके इस साइड का जो क्षेत्र है इसे ही नाम दिया जाता है विंध्य कगार क्षेत्र कहा जाता है मित्रों। तो जो आपका विंध्याचल पर्वत है मित्रों, इसमें अनेक प्रकार की पहाड़ियां हैं, जैसे पार्श्वनाथ की पहाड़ी, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, यहां पर मित्रों पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। इसके अलावा यहां पर मित्रों कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी मिलती है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी मिलती है मित्रों यहां पर। और इसी स्थान पर विंध्य कगार क्षेत्र यानी विंध्य पर्वत, विंध्य पहाड़ी मिलती है मित्रों। इसी क्षेत्र पर विंध्य पहाड़ी भी मिलती है, और इन्हीं सभी पहाड़ियों का यहाँ पर भंडार है। तो भंडार की पहाड़ी, भंडार है तो भंडार की पहाड़ी। तो ये सारे के सारी जो पहाड़ियां हैं मित्रों, इन्हीं सभी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। इन्हीं सभी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से विंध्याचल पर्वत कहा जाता है मित्रों। तो इसी विंध्याचल पर्वत के किनारे की भूमि को क्या बोलेंगे? विंध्य कगार क्षेत्र। तो पहला पार्ट है मित्रों आपका विंध्य कगार क्षेत्र। विंध्य कगार क्षेत्र समझ गए होंगे कि विंध्याचल पर्वत के किनारे की भूमि को क्या बोलेंगे? विंध्य कगार क्षेत्र बोलेंगे। तो जो विंध्य कगार क्षेत्र है मित्रों, इसे आगे तीन पार्टों में और डिवाइड किया जाता है। कितने पार्टों में? तीन पार्टों में आगे और डिवाइड किया जाता है मित्रों। पहला है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तो कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे इसे? तीन पार्टों में। पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, यानी हमने पढ़ा विंध्य कगार क्षेत्र। तो मित्रों यहां से एक बार देखें आप इस आकृति को, इस प्रकार से एक बार पेन फिर से फेर दे और इतनी आकृति को देखा जाए, इतनी आकृति को देखा जाए तो यह आकृति किसके जैसी बन गई मित्रों? चांद के जैसी बन गई। किसके जैसी बन गई? चांद के जैसी बन गई। तो चंद्राकार पहाड़ियां, चंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है मित्रों नदी निर्मित क्षेत्र। दूसरा पार्ट नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित क्षेत्र। तो नदी निर्मित क्षेत्र, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, और तीसरा है मित्रों यहां पर शहबाद उच्च भूमि, शहबाद उच्च भूमि क्षेत्र।
तो इसे कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया मित्रों हमने? 3 पार्टों में डिवाइड किया। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित क्षेत्र और शाहाबाद उच्च भूमि। क्योंकि मित्रों जिसके पास विंध्य कगार क्षेत्र यानी जिसके पास विद्या होगी, जिसके पास विद्या होगी वो तो चांद पर जाने की कल्पना कर सकता है, चांद पर जाने की कल्पना कर सकता है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो चांद पर जाएगा मित्रों, वो किस लिए जाता है वहां पर? चांद पर नदियों के अंदर पानी है कि नहीं है, वहां पर पानी की खोज करने के लिए जाते हैं लोग चांद के ऊपर। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां चांद पर जाएगा किस लिए? नदी की खोज करने के लिए, पानी की खोज करने के लिए जाएगा। और जब कोई भी व्यक्ति चंद्रमा तक जाएगा तो उसे शाबाशी दे देनी चाहिए कि नहीं दे देनी चाहिए? दे देनी चाहिए, शाबाशी तो दे देनी चाहिए। तो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो विद्या कगार क्षेत्र को हमने पुनः कितने पार्टों में डिवाइड किया मित्रों? 3 पार्टों में, क्योंकि जिसके पास विद्या होगी वो चांद पर जाएगा पानी की खोज करने के लिए नदियों के अंदर, तो नदी निर्मित क्षेत्र दूसरा पार्ट होगा। और जो चांद पर जाएगा पानी की खोज करने के लिए उसे शाबाशी देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने? इसे 3 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट है मित्रों आपका अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब जो मित्रों ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो है इन्हें भी आगे अलग अलग पार्टों के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहाड़ियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले यहां पर देखें तो ये मित्रों आपका बूंदी है, ये तो कौन सा है? बूंदी है। ये कौन सा आपका? कोटा है। ये आपका बारां है और ये आपका झालावाड़ है। तो इन्हीं 4 जिलों के क्षेत्र को हमने क्या नाम दे रखा है मित्रों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नाम दे रखा है मित्रों। तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं ये सभी स्थानों पर पाई जाती है। हाड़ौती के अंदर जितने जिले आते हैं उन सभी जिलों के अंदर पाई जाती है मित्रों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुह से बूंद गिरती है मित्रों सोमरस की, क्योंकि यहां पर हमने आकृति किसकी बनाई थी? चांद की बनाई थी। और जो चांद होता है, जो चंद्रमा होता है, जो चांद होता है उसका एक पर्यायवाची सोम भी होता है मित्रों। शशि, मयक, सोम, विदु ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो एक चंद्रमा का पर्यायवाची आपका कौन सा हुआ? सोम हुआ। और एक सोम से सोम रस भी होता है मित्रों। और जो सोम रस की बूंद है, जो सोम रस की बूंद है मित्रों वो मुह से गिरती है। सोम रस की बूंद जो है वो कहां से गिरेगी? मुह से गिरेगी। मुह से सोम रस की बूंद जो है मुह से सोम रस की बूंद गिरेगी। मुह से सोम रस की बूंद गिरेगी। यहां पर लिख देता हूं मैं अलग से कि मुह से सोम रस की बूंद गिरेगी। मुह से सोम रस की क्या गिरेगी? बूंद गिरेगी। अब जब सोम रस की बूंद गिरेगी तो बूंद ऐसे आकृति बन जाती है मित्रों, बूंद की ऐसे 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 बन जाती है बूंद की आकृति। यानी ऐसा लगता है जैसे कुंडल है, कुंडल की आकृति का बन जाता है मित्रों। किसकी आकृति का बन जाता है? कुंडल की आकृति का बन जाता है। और जिसके मुंह में ये सोमरस गिर जाता है फिर वो तो क्या बन जाएगा? राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? राम बन जाएगा, यानी रामगढ़। तो मित्रों आपका जो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं ये 4 प्रकार की है। पहला आपको बनाना है बूंद से बूंदी की पहाड़ी। बूंद से बूंदी की पहाड़ियां, नाम से स्पष्ट है कि ये कहां पर मिलेगी? तो बूंदी में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? बूंदी में मिलेगी। मुह से बनाना है मित्रों आपको मुकुंदरा हिल्स। मुह से मुकुंदरा हिल्स। मुह से क्या बनाएंगे? तो मुकुंदरा हिल्स बनाएंगे मित्रों। और जब ये मुह के अंदर बूंद गिरी तो आकृति किसके जैसी बन गई? कुंडल के जैसी बन गई। तो कुंडल की पहाड़ियां या कुंडलाकृति की पहाड़ियां। और चौथा आपका हो जाएगा मित्रों जिसके मुंह में गिरी वो तो क्या बन गया? राम बन गया। तो रामगढ़। राम बन गया तो रामगढ़ की पहाड़ियां। राम बन गया तो कौन सी पहाड़ी आ जाएगी मित्रों? रामगढ़ की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं इसे हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया मित्रों? तो 4 पार्टों में डिवाइड किया रामगढ़ की पहाड़ियां। तो हमने शुरू किया था दै से दक्षिण होता है, दै से 2 होता है, दै से दक्कन का पठार होता है। और दक्कन के पठार का ज्ञान तो वो व्यक्ति ग्रहण करेगा जिसके पास क्या होगी? विद्या होगी। और जिसके पास विद्या होगी मित्रों वो ज्ञान ग्रहण करेगा। तो दै से दक्षिण होता है, दै से 2 होता है, दै से दक्कन होता है। 2 पार्टों में डिवाइड किया। और जो जिसके दक्षिण के पठार का ज्ञान तो वो अर्जन करेगा जिसके पास क्या होगी? विद्या होगी। जिसके पास क्या होगी? विद्या होगी। पहला हमने पाठ लिया विद्या कगार क्षेत्र। विद्या कगार क्षेत्र का मतलब होता है, विद्या का मतलब विंध्याचल पर्वत, कगार का मतलब किनारा, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र, यानी विंध्याचल पर्वत के किनारे का क्षेत्र। इसे हमने क्या नाम दे दिया? विंध्या कगार क्षेत्र। इसे आगे चल करके हमने कितने पार्टों में और डिवाइड कर दिया? तो इसे मित्रों 3 पार्टों में डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर आकृति किसके जैसी बनी? चांद के जैसी। तो हमने नाम क्या दे दिया? अर्धचंद्राकार पहाड़ी
क्योंकि आधा चांद बनता है तो क्या नाम देंगे, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और चांद पर जिसके पास ज्ञान होगा, विद्या होगी, वो चांद पर जाएगा, किस लिए जाएगा, पानी की खोज करने के लिए, वहां पर नदियों की खोज करने के लिए जाएगा, पानी की खोज करने जाएगा। तो नदी निर्मित क्षेत्र और जो चांद पर पानी की खोज करने जाएगा उसे शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो शाबाशी दे देनी चाहिए। तो हमने लिखा शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। उसके बाद अर्धचंद्राकार की जो पहाड़ियां मित्रों, उसे कितने पार्टों में और डिवाइड कर दिया हमने, 4 पार्टों में आगे और डिवाइड कर दिया जाता है। हमने इसकी ट्रिक पढ़ी कि जब मुँह से सोमरस की बूंद गिरती है, मुँह से सोमरस की बूंद, सोम हमने शब्द यहां से निकाला था क्योंकि चंद्रमा का एक पर्यायवाची सोम भी होता है। सोम रस की जब बूंद मुँह में गिरती है, मुँह से गिरती है, मुँह से बूंद गिरती है तो आकृति किसके जैसी बन जाती है, कुंडल के जैसी। और जिसके मुँह में गिर गई बंदा क्या बन गया, फिर तो वो राम ही बन गया, यानी रामगढ़। तो कितने पार्टों में डिवाइड किया मित्रों, हमने इसे 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया था मित्रों। ये तो आपकी एक ट्रिक्स थी ऐसे ही। तो चलिए पढ़ते हैं कि बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। तो मित्रों जो बूंदी की पहाड़ियां हैं, जो बूंदी की पहाड़ियां तो क्लियर नाम से पता चलता है कहां पर मिलेगी, बूंदी में मिलेगी। कहां पर मिलेगी मित्रों, बूंदी में मिलेगी। और बूंदी में यहां पर इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां बनी हुई है मित्रों, अर्धचंद्राकार आकृति की यहां पर पहाड़ियां बनी हुई है मित्रों, बूंदी के अंदर बनी हुई है। तो इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है बूंदी की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, बूंदी की पहाड़ियां। और जो बूंदी की पहाड़ियां मित्रों, ये जो बूंदी होती है वो लाल लाल होती है, पीली भी होती है। ज्यादातर अधिकांश बूंदियां कैसी होती है, पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है, पीले या संतरी भी बोल देते हैं, पिल्ला या संतरी बोल देते हैं। तो बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी है वो सेतूर की चोटी है। कौन सी चोटी है मित्रों, सेतूर की चोटी। बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सेतूर की पहाड़ी। और सेतूर की पहाड़ी की ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 353 मीटर। कितनी ऊंची है मित्रों, ये 353 मीटर ऊंची है। तो बूंदी जो होती है वो पीली पीले संतरे संतरे रंग की होती है। सेतूर की चोटी, सेतूर की पहाड़ी संतरे रंग की होती है। सेतूर की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों, तो 353 मीटर, 353 मीटर। क्योंकि बूंदी से मिलेगी, जो 3-5 करेगा उसे तो नहीं मिलेगी, जो 3-5 करेगा उसे बूंदी नहीं मिलेगी। जो 5 को वापस क्या कर देगा, 3 कर देगा, उससे मिलेगी 3-5-3 यानी 353 मीटर ऊंची है आपकी बूंदी की पहाड़ी। दूसरी बात करें अपने मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स ये आपकी कोटा केंद्र है मित्रों, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ केंद्र स्थित है मित्रों, कोटा और झालावाड़ केंद्र। मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियां हैं ये कोटा और झालावाड़ के अंदर है। याद रखना बूंदी की पहाड़ियां केवल कहां पर है मित्रों, बूंदी के अंदर है, लेकिन मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां आपकी कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ दोनों क्षेत्रों के अंदर स्थित है मित्रों, कोटा और झालावाड़ के अंदर। यहां पर मित्रों कोटा और झालावाड़ यहां पर पहाड़ियां स्थित है मित्रों। और इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है मित्रों। और इन्हीं मुकुंदरा हिल्स के अंदर मित्रों आपका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान या जिसे दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, या जिसे तीसरी बाघ परियोजना कहा जाता है मित्रों, तीसरी बाघ परियोजना कहा जाता है। तो वो भी आपके इसी मुकुंदरा हिल्स के अंदर शामिल है मित्रों, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों के अंदर ही स्थित है। तो इसे मित्रों मुकुंदरा हिल्स के अंदर जो आपका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है मित्रों ये दिया गया था इसे 9 जनवरी को, 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स के अंदर जो मित्रों आपका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012। 9 के बाद 10 आता है मित्रों, 9 के बाद 10 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 12 के बाद 13 आता है मित्रों। और यहां पर अप्रैल 10 अप्रैल 2013 से यहां इसे बाघ परियोजना में शामिल कर लिया जाता है। 10 अप्रैल 2013 तो जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है मित्रों, बाघ परियोजना कहा जाता है, तो इसे बाघ परियोजना, तीसरी बाघ परियोजना, तीसरी बाघ परियोजना के अंदर शामिल कर लिया जाता है 10 अप्रैल 2013, 10 अप्रैल 2013। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012 प्रवासी भारतीय दिवस के दिन। यहां से एक बढ़ाएंगे 10, यहां से एक बढ़ाएंगे 13, तो 10 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना है वो प्रारंभ कर दी जाती है मित्रों। और कोटा झालावाड़ के अंदर जो पहाड़ियां स्थित है मित्रों, इन पहाड़ियों के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी,
सबसे ऊंची पहाड़ी चांदमारी की पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी चांदमारी की पहाड़ी। क्योंकि मित्रों ऊपर देखो बूंदी के अंदर तो कैसी आकृति की थी, चांद की आकृति की थी, लेकिन यहां पर चांद की आकृति की नहीं थी। तो चांद ने इन जिलों के साथ माड़ी की, चांद ने इन जिलों के साथ माड़ी की, तो चांदमारी इन जिलों के साथ माड़ी की। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहां की? चांदमारी। कौन सी है? चांदमारी 517 मीटर, चांदमारी 517 मीटर सबसे ऊंची चोटी है मित्रों। कौन से क्षेत्र की? मुकुंदरा हिल्स की 517 मीटर, क्योंकि चांद ने इन जिलों के साथ माड़ी की। तो चांदमारी अपने कुंडल की पहाड़ियां या कुंडलाकार आकृति की पहाड़ियां। तो मित्रों आपका जो ये कोटा है, इस कोटा के अंदर इस प्रकार से कुंडल की आकृति के अंदर पहाड़ियां बनी हुई है। कोटा में कुंडल की आकृति की पहाड़ियां बनी हुई है, इसे ही कहा जाता है मित्रों कुंडल की पहाड़ी कहा जाता है। तो ये कहां पर मिलती है? तो ये कोटा के अंदर है। भी कहां पर है कुंडलाकार आकृति की पहाड़ियां? तो आपका आंसर रहेगा कोटा। और चौथा आपका रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां मित्रों ये तो आपकी 12 में, कहां पर है रामगढ़ की पहाड़ियां? ये 12 के अंदर है मित्रों। 12 तो बाहर है, 12 तो बाहर है और बाहर जाएंगे, 12 तो बाहर है और बाहर जाएंगे मित्रों। तो बाहर तो उल्कापिंड वगैरह होते रहते हैं, ब से बाहर 12 और ब से बाहर, और बाहर जाएंगे तो बाहर तो उल्कापिंड वगैरह होते रहते हैं। इधर 12 के अंदर उल्कापिंड वगैरह जो है वो गिरते रहते हैं, उल्कापात यहां पर होता रहता है मित्रों 12 के अंदर। तो मित्रों इसी 12 को जियो हेरिटेज के रूप में विकसित किया गया है। और ये भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र, भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र कौन सा है मित्रों आपका? तो ये रहेगा रामगढ़ की पहाड़ियां 12 में। रामगढ़ की पहाड़ियां 12 के अंदर यहां पर भारत का प्रथम जियो हेरिटेज, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज के रूप में इसे दर्जा दिया गया है मित्रों। और ये भारत का पहला है मित्रों। जियो हेरिटेज का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर मित्रों उल्कापात वगैरह होता रहता है, और उल्कापात वगैरह होता रहता है तो इन्हें देखने के लिए पर्यटक वगैरह आते रहते हैं। जब यहां पर पर्यटक वगैरह आते रहते हैं तो कौन सा दर्जा दे दिया गया इसे? भारत का प्रथम जियो हेरिटेज का, और ये भारत का प्रथम जियो हेरिटेज है मित्रों। तो ये थी आपकी रामगढ़ की पहाड़ियां। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है मित्रों? तो ये 12 के अंदर है। कहां पर है? 12 के अंदर पहाड़ियां बनी हुई है मित्रों। और इस यहां पर उल्कापात वगैरह होता रहता है, तो यहां पर जो पर्यटक वगैरह है वो आते रहते हैं मित्रों। तो ये तो था मित्रों आपका विद्या कगार क्षेत्र। विद्या कगार क्षेत्र को कितने पार्टों में हमने डिवाइड किया? तो विद्या कगार क्षेत्र को तो हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। उसका पहला पार्ट पढ़ा हमने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां इन्हें कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया? तो 4 पार्टों में। बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां, कुंडल की पहाड़ियां और रामगढ़ की पहाड़ियां मित्रों। बूंदी के अंदर अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां मिलती है मित्रों। बूंदी में अर्धचंद्राकार आकृति की। मुकुंदरा हिल्स ये पहाड़ियां कोटा और झालावाड़, और यहां पर आपका तीसरा बाघ परियोजना या तीसरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मित्रों। कुंडल की पहाड़ियां ये कहां पर है? तो ये मित्रों कोटा के अंदर। और रामगढ़ की पहाड़ियां ये घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां मित्रों। और कहां पर बनी हुई है? ये 12 के अंदर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है मित्रों? ये 12 के अंदर इस प्रकार से बनी हुई है घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मित्रों नदी निर्मित क्षेत्र। नदी निर्मित क्षेत्र। तो मित्रों जो आपका ये नदी निर्मित जो क्षेत्र है ये इसी एरिया के अंदर रहेगा। नदियों द्वारा जो क्षेत्र विकसित किया जाता है बस उसे ही नदी निर्मित क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नदी निर्मित क्षेत्र यानी नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र। नदी निर्मित क्षेत्र का मतलब हो गया नदी निर्मित क्षेत्र। मित्रों ये जो आपका हड़ौती का पठार है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र की आपकी जो प्रमुख नदी है ये कौन सी है मित्रों? चंबल नदी। प्रमुख नदी कौन सी इस क्षेत्र की? तो चंबल नदी है। और इसी चंबल नदी के अंदर मित्रों आपकी काली सिंध, पार्वती, ये जो नदियां हैं, परवन वगैरह, आहू वगैरह, ये नदियां आकर के मिलती है इसके अंदर। तो यहां पर एक नदी निर्मित क्षेत्र बन जाता है और इसी नदी निर्मित क्षेत्र को ही कहा जाता है मित्रों नदी निर्मित क्षेत्र कहा जाता है।
तीसरा पार्ट साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र, साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। तो मित्रों साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो है ये आपका जो 12 है, इस 12 का जो पूर्वी भाग है, 12 का जो पूर्वी भाग है मित्रों, पूर्वी जो क्षेत्र है इसे साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है, साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि 12 का ये जो क्षेत्र है मित्रों ये 450 फीट ऊंचा है, 450 मीटर, 450 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र है, उच्च जो क्षेत्र है मित्रों इसे ही कहा जाता है साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र, यानी 12 का पूर्वी क्षेत्र, 12 जिले का पूर्वी क्षेत्र जो 450 मीटर ऊपर उठा हुआ है, इसी क्षेत्र को ही कहा जाता है साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसे? साहेबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है मित्रों। तो ये तो हुआ आपका विद्या कगार क्षेत्र, विद्या कगार क्षेत्र। तो विद्या कगार क्षेत्र आपका तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए। अब पढ़ेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार मित्रों। तो दक्कन का पठार जो है मित्रों इसी एरिया के अंदर रहेगा, क्योंकि कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपने? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जो दक्कन का पठार है इसे आगे चलकर 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे मित्रों। दक्कन का पठार है इसे कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे? तो दक्कन के पठार को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है मित्रों। अब दक्कन दै से दक होता है, दै से डक होता है, दै से दक होता है, दक को डक बोल देते हैं, दक को डक भी बोल देते हैं, डग, डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, दक को क्या बोल दिया? डग बोल दिया। तो डग गंगधर प्रदेश, दक, दक को डक कौन बोल देता है? जो झालें होती है वो बोल देती है, जो झालें होती है वो दक को क्या बोल देती है? डग बोल देती है। तो झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार मित्रों, झालावाड़ का पठार। तो इसे 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया। दक्कन का जो पठार है इसे कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। पहला तो डग गंगधर प्रदेश, दूसरा झालावाड़ का पठार, यानी दक को डक बोल दिया, दक को डक बोल दिया, और दक को डक जो झालें होती है वो बोल देती है, जो झालें होती है वो दक को डक बोल देती है। तो डग गंगधर प्रदेश झालें यानी झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। तो हमने इसे कितने पार्टों में डिवाइड किया? तो 2 पार्टों में डिवाइड किया मित्रों दक्कन के पठार को। तो मित्रों जो ये झालावाड़ का एरिया है, जो ये झालावाड़ है मित्रों, इसी झालावाड़ को 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक तो रहेगा आपका डग गंगधर प्रदेश और दूसरा रहेगा आपका झालावाड़ का पठार मित्रों। इसका मित्रों जो ये वाला जो एरिया है मतलब कौन सी साइड हो गई? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। जो दक्षिणी पश्चिम जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है मित्रों 350 मीटर। कितना ऊंचा उठा हुआ ये क्षेत्र है मित्रों? 350 मीटर। ये जो क्षेत्र है ये 350 मीटर ऊपर उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है। इसे ही कहा जाता है डग गंगधर प्रदेश कहा जाता है। डग गंगधर यानी गंगाधर, और गंगाधर क्या बन जाता था? शक्तिमान। जब गंगाधर से शक्तिमान बनता तो 350 मीटर ऊंचा उठता। कितने मीटर ऊंचा उठता? 350 मीटर ऊंचा उठता गंगाधर, तब जाकर के शक्तिमान बनता। तो मित्रों ये कितना ऊंचा क्षेत्र है? 350 मीटर ऊंचा क्षेत्र है मित्रों। और जो बाकी ये जो एरिया बच जाता है मित्रों इसे कहा जाता है झालावाड़ का पठार। बाकी इस एरिया को नाम दिया जाता है मित्रों झालावाड़ का पठार कहा जाता है। तो इस एरिया को हम नाम देंगे झालावाड़ का पठार। और जो इसका दक्षिणी पश्चिमी एरिया है मित्रों जो 350 मीटर ऊंचा उठा हुआ एरिया है इसे क्या नाम देंगे? डग गंगधर प्रदेश। और इस बाकी जो एरिया इसे हम क्या नाम देंगे? झालावाड़ का पठार नाम देंगे मित्रों। अब इसी क्षेत्र से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन जो काल्पनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं 4-5 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं मित्रों। तो चलिए अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लियर करते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों अब अपने कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, एक प्रकार से बोल सकते हैं इन क्वेश्चनों को काल्पनिक क्वेश्चन, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन आता है मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि डायरेक्ट लाइनों से ये क्वेश्चन नहीं है, केवल कल्पना पर आधारित है मित्रों। तो चलिए इन क्वेश्चनों को अपने हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों आपका कि महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसे कहा जाता है? महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसे कहा जाता है मित्रों? पहला क्वेश्चन आपका। अब मित्रों महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट देखिए कि यहां पर मित्रों आपकी अरावली पर्वतमाला,
ये तो है मित्रों आपकी अरावली पर्वतमाला। और यहां पर हमने पढ़ा कि विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। अब जो विंध्याचल पर्वत को यदि मित्रों इस प्रकार से माना जाए और यदि आपकी जो अरावली है इसे इस प्रकार से लंबवत माना जाए मित्रों, इसे लंबवत माना जाए, इस प्रकार से इसे इस प्रकार से माना जाए मित्रों, तो इन दोनों के बीच इस क्षेत्र के अंदर एक घाटी का निर्माण होता है, घाटी क्षेत्र का निर्माण होता है मित्रों। और जिस घाटी क्षेत्र का निर्माण होता है इसी घाटी क्षेत्र को ही कहा जाता है मित्रों महान सीमा भ्रंश। यहां पर जो घाटी क्षेत्र बनता है यानी इधर अरावली पर्वतमाला और इधर आपका विंध्याचल पर्वत, तो इन दोनों के बीच में जो घाटी क्षेत्र का निर्माण होता है इसी घाटी क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है मित्रों, महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। यानी अरावली पर्वतमाला और दूसरा आपका विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के बीच में जिस घाटी क्षेत्र का निर्माण होता है इसी घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है मित्रों, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, या इसे कहा जाता है मित्रों महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए प्रतीत होते हैं कौन से स्थान पर? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए प्रतीत होते हैं कौन से स्थान पर? तो मित्रों सेम यही कंडीशन रहेगी कि आपके जो ये विंध्याचल पर्वत है इसको इस प्रकार से हमने लंबवत मान लिया और अरावली पर्वतमाला को इस प्रकार मान लिया, तो यहां पर जिस स्थान पर ये समकोण पर काटते हुए प्रतीत होते हैं मित्रों, तो ये स्थान आपका रहेगा सवाई माधोपुर, रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर। यहां पर स्थान पूछ लिया जाए तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर स्थान और सवाई माधोपुर आपका जिला है मित्रों। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि महान सीमा भ्रंश जो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण हो रहा है ये कौन से स्थान पर इसका निर्माण हो रहा है मित्रों, तो आपका ये देखो पूरा का पूरा जो निर्माण हो रहा है ये थोड़ा आगे और लाएं तो यहां पर बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर ये आपके जिले रहेंगे। लेकिन यहां पर क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाए मित्रों तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, हमने अभी डिवाइड किया था विंध्य कगार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहेगा मित्रों, विंध्य कगार क्षेत्र। यदि भौतिक क्षेत्र पूछ लिया जाए तब तो कौन सा आएगा आपका विंध्य कगार क्षेत्र। RS 2013 के अंदर प्री में आया क्वेश्चन है मित्रों, तो इसे कहा जाता है विंध्य कगार क्षेत्र, ऑप्शन में था। तो क्षेत्र पूछ लिया जाए तो विंध्य कगार क्षेत्र है और स्थान पूछ लिया जाए कौन से जिले हैं तो बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर महान सीमा भ्रंश का निर्माण होता है। और अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जिस स्थान पर समकोण पर काटते हुए प्रतीत होते हैं मित्रों, तो ये स्थान कहां पर पड़ता है आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां कहां मिलती है? राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां कहां मिलती है? तो देखिए मित्रों यहां पर यानी ये जो आपका अरावली पर्वतमाला है मित्रों और इस साइड में आपको पता है कि दक्षिण का मैदान है, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है मित्रों इस साइड में, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इस साइड में अरावली पर्वतमाला और ये हो गई मित्रों आपकी विंध्याचल पर्वतमाला और ये आपका हाड़ौती का पठार। यानी यहां पर एक प्रकार से देखा जाए मित्रों तो हाड़ौती का पठार इसकी जो मिट्टी है वो कैसे कलर की है तो काले कलर की है। हाड़ौती के पठार में मिट्टी कैसी पाई जाती है मित्रों, तो काले रंग की मृदा पाई जाती है जो कपास की फसल के लिए उपजाऊ है। तो इस साइड में मित्रों आपकी काली मृदा पाई जाती है और जो आपका ये अरावली पर्वतमाला है मित्रों इस क्षेत्र के अंदर आपकी लाल मृदा पाई जाती है और जो ये आपकी इस साइड में विंध्याचल पर्वतमाला ये एक प्राचीन पर्वतमाला है मित्रों। तो इस प्रकार से इधर से काली मिट्टी, इधर से लाल मिट्टी और दूसरी साइड से प्राचीन पर्वतमाला, ये जब सारे एक स्थान पर मिलते हैं मित्रों इनका जो योग संयोग होता है यहाँ पर मिश्रण जो होता है तो इसे ही कहा जाता है मित्रों कि रंगीन पहाड़ियां, क्योंकि अलग अलग कलर की यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो एक दूसरे
को मिश्रण करती है, एक दूसरे को टच करती है, तो इसी क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है कि रंगीन पहाड़ियां। इसी क्षेत्र से संबंधित ही क्वेश्चन है मित्रों। तो राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां कहां पर मिलती है? तो सेम आंसर रहेगा आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और यदि क्वेश्चन भौतिक क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वही हो जाएगा विंध्य कगार क्षेत्र और रणथंभौर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संक्रांति का निर्माण कहां पर होता है? संक्रांति का निर्माण, संक्रांति का मतलब होता है मित्रों मिलन, संक्रांति का मतलब होता है मिलन। तो इन सभी का मिलन जो है ये कहां पर हो रहा है, कौन से क्षेत्र में हो रहा है मित्रों? तो पूरा थोड़ा क्षेत्र थोड़ा डिवाइड करें मित्रों यहां पर पूरा के पूरे क्षेत्र को। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये क्षेत्र आपका सवाई माधोपुर, थोड़ा आगे आएंगे तो साथ में क्या आ जाएगा बूंदी। तो बूंदी और सवाई माधोपुर, यहां पर आपका आंसर रहेगा मित्रों बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर। अंतिम क्वेश्चन है मित्रों आपका अरावली का केंद्रीय भाग कहां स्थित है? अरावली का केंद्रीय भाग कहां स्थित है? तो मित्रों अरावली का जो केंद्रीय भाग है, चलिए देखते हैं कहां पर होगा। अब मित्रों एक तो हमने अलग अलग अरावली को जो डिवाइड किया था कि मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली, तो वो जो हमने पढ़ा था वो तो था उच्चावच के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। यहां पर केंद्रीय भाग का क्वेश्चन है मित्रों कि अरावली का केंद्रीय भाग कौन सा रहेगा? तो मित्रों अरावली का जो आपका केंद्रीय भाग है ये आपका अरावली है। यदि इसे इस प्रकार से लंबवत माना जाए मित्रों, इस प्रकार से यदि अरावली को लंबवत माना जाए मित्रों, तो इसका जो आपका केंद्रीय भाग है ये यहां पर आएगा मित्रों सवाई माधोपुर। कहां पर आएगा? सवाई माधोपुर। याद रखना अरावली का केंद्रीय भाग पूछ लिया जाए कहां पर है तो आपका आंसर रहेगा मित्रों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से भी बनकर इस क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार आपका टॉपिक पूरा होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और मित्रों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आपको इसी प्रकार से नए नए जो वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी प्रकार से सारे के सारे मित्र वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी मित्रों को फिर से राधे राधे मित्रों। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।